नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और सीएम आवास पर यह बैठक होनी है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। खासकर आने वाले चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन होगा। और थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक है, लखनऊ में बैठक होनी है। और पिछले कई दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं। समीक्षाएं, सम्मेलन, समीकरण और टारगेट सेट किए जा रहे हैं 2024 को लेकर। और खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू प्रशासन की तुगलकी फरमान का यह मामला है और बीएचयू में होली ना मनाने का तुगलकी फरमान वापस हुआ है। बीएचयू में होली ना मनाने का फरमान जो है वो जारी हुआ था पहले, और विवाद के बाद अब इस फरमान को, इस तुगलकी फरमान को वापस लिया गया है। वाराणसी से खबर, यहां बीएचयू प्रशासन की जो तुगलकी फरमान था उसका यह मामला, और बीएचयू में होली ना मनाने का जो तुगलकी फरमान था उसे अब वापस लिया गया है। पहले एक फरमान जारी किया गया था कि बीएचयू में होली नहीं खेली जाएगी, और इसका विरोध हुआ। विवाद बढ़ने के बाद बीएचयू प्रशासन ने इस तुगलकी फरमान को वापस लिया। और खबर नोएडा से है, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा है 25,000 का इनामी बदमाश, और ये 25,000 का इनामी बदमाश जो है वो फरार चल रहा था। नोएडा की सेक्टर 63 पुलिस ने इस फरार बदमाश को गिरफ्तार किया है, और फेज 3 कोतवाली ने 2018 से ये फरार चल रहा था, जिसे अब शिकंजे में लिया है। और पिछले कई दिनों में कई पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे लगा है। देखिए, 2018 से ये फेज 3 थाने से वांछित चल रहा था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि चोरियों के जो वाहन होते, चोरी की जो गाड़ियां होती थी, उनके 25 नंबर और उनके इंजन नंबर को गोदकर बदलकर उनको बेचा करते थे, और कहीं ना कहीं एक बड़ा इनका गैंग सक्रिय था, जिसमें ये इनामी जो बदमाश था ये वांछित था। वहीं 25,000 रुपए इसका इनाम था। फेज 3 थाने से वांछित था। सेक्टर 63 की पुलिस ने थाना क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब इसको सलाखों के पीछे भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सेक्टर 63 पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। एक इनामी जो 25,000 का इनामी था, जो 2018 से लगभग 5 साल होने जा रहे हैं और जब से वांछित चल रहा था, अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है निशांत, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो फरार ये बदमाश जिसपे 25,000 का इनाम था, उसे पुलिस ने शिकंजे में लिया है। और अगली खबर भी नोएडा से है, जहां होटल में मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन देखा गया और होटल स्टाफ के खिलाफ फेज 3 पुलिस ने कार्रवाई की है। मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक आरोपी आशीष अभी जेल में है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। थाना फेज 3 का यह पूरा मामला है। और न्यूज़ वन इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे इस होटल में यह पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब प्रशासन हरकत में आया, गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। निशांत इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, मारपीट की मामला जो है वो सीसीटीवी में भी आया, न्यूज़ वन इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अब एक्शन होना शुरू हो चुका है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और प्रमुखता से खबर को दिखाने के बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई देखी गई है। हालांकि पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया
उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई और तीसरे आरोपी जो आशीष है उसको फिर गिरफ्तार किया गया। अब वो सलाखों के पीछे चल रहा है और इसमें देखा जाए कि जिस तरीके से पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, 3 दिन के लिए होटल बुकिंग किया जाता है और जिनके घर में शादी होती है वो लोग लड़के वाले और लड़की वालों के साथ जो गुंडे होते हैं, बाहरी गुंडे और मैनेजमेंट जो होता है, जो स्टाफ होता है होटल का, वो उनके द्वारा मारपीट की जाती है। हालांकि अब जो है फेज 3 पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब एक्शन में है और एक्शन लगातार लिया जा रहा है। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। होटल स्टाफ के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने शिकंजे में लिया है। तो मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। थाना फेज 3 क्षेत्र का यह मामला, और अब पुलिस जो है वो एक्शन में है। और अगली खबर अमेठी से है, जहां गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है और फुर्सतगंज में पीआरवी 2778 पे तैनात है ये गालीबाज दारोगा। अपराध को बढ़ावा देता हुआ ये गालीबाज दारोगा दिखाई दिया। लोगों को मारपीट के लिए उकसाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एक दारोगा का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गालियां देता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें वो लोगों को उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेठी का ये वीडियो है। इससे पहले भी कई बार पुलिस कर्मियों की बदसलूकी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यहां एक और मामला सामने आया। बस पेड़ पकड़ा दो और के अलावा कहीं ना मारो। देखिए दिखावेंगे सब जने इकट्ठा हो, जो बस पेड़ पकड़ा दो और के अलावा कहीं ना मारो। देखिए दिखावे। हंसराज हमारे संवाददाता अमेठी से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हंसराज, एक दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बताया जा रहा है कि गाली दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं अपराध करने के लिए। क्या विवाद है, क्या मामला है, क्या कुछ है इस वीडियो में? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये फुर्सतगंज थाने के पीआरबी का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि दरोगा जी क्षेत्र में गए थे और क्षेत्र में जा करके वो लोगों को मतलब ये बता रहे थे कि इनको ऐसे लोगों को पेड़ में बांध करके और 4-5 लोग इनके पिछवाड़े पर जो है लठ बरसाओ। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा सा ये बात सामने आती है कि दरोगा जी खुद अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या आला अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया, कोई कार्रवाई हुई इन दारोगा के खिलाफ? जी, जब इस पर जो है पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इस मामले को लेकर के सीओ जांच लगा दी गई है और मामले की विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। अगर दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हंसराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आला अधिकारी अब मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन दारोगा का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई और ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर रहा था डॉक्टर और अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में ये डॉक्टर रहता है, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है। परिजनों ने डॉक्टर पे लापरवाही का आरोप लगाया है और यहां पे हंगामा किया। डॉक्टर्स की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं और एक और मामला सामने आया जहां परिजनों ने डॉक्टर पर ही लापरवाही का आरोप लगाया। मनु सिंह हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनु, मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर है उसकी लापरवाही सामने आई है, क्या है पूरा मामला? हालांकि मैं आपको बता दें, डॉक्टर जो है डॉक्टर सचिन नाम है इनके लगातार ये चर्चित डॉक्टर हैं। इनके ऐसे कई कारनामे आरोप हो चुके हैं, जहाँ प्रतापगढ़ डीएम ने भी 6 बार शिकायत की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आज बात की जाए फिर से एक बार दोबारा ऑपरेशन के ओटी थिएटर में, जहाँ ऑपरेशन के दौरान जहाँ उसको इंजेक्शन दिया जाता है, बेहोशी की हालत चाहे इंजेक्शन ओवरडोज हो जाने से उसकी मौत हो जाती है। तो बात की जाए उसकी मौत के बाद वही डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया हालत बताते हुए प्रयागराज के लिए। तो प्रतापगढ़ सीएमओ ने खुद बताया और बताया कि यह डॉक्टर ट्रस्टेड डॉक्टर है, जहाँ
है। उसके बाद प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की हुई। बात की जाए मानदाता इलाके के टाडी गांव के जो पीढ़ी मृतक था, हुआ एक्सीडेंट में उसकी चोट लगी थी, जो फैक्ट्री में लगी थी जहाँ ऑपरेशन होना था। तो एक डॉक्टर के ऊपर ऐसे ऐसे कई आरोप लगे जहाँ इनसे ऑपरेशन करने के लिए मेडिकल कॉलेज पैसा लेने के लिए आरोप लगते हैं। लगातार आरोप के विषय बने रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मनु, जब इससे पहले भी इस डॉक्टर पे इस तरह के आरोप लग चुके हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक और मामला सामने आ गया। हालांकि ये बात की जाए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के 73 डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन है, जो है मेडिकल कॉलेज के 73 डॉक्टर है जो कि संविदा पे है। बात की जाए तो डॉक्टर जो सचिन है प्रतापगढ़ जिला के ही रहने वाले हैं, वह डॉक्टर 73 डॉक्टर दबंग डॉक्टर है। प्रतापगढ़ डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने आधा दर्जन शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया, उसके बाद यह कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे इस डॉक्टर की जो लापरवाही है इससे पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। एक बार और इसी तरह का मामला आया लेकिन एक्शन नहीं हो रहा, और ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस तरह के डॉक्टर्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो एक तरफ जहां अवैध निर्माण पे लगातार बुलडोजर चल रहा है, वहीं कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको बुलडोजर की कार्रवाई का डर नहीं है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के राजेंद्र नगर के सेक्टर 3 से सामने आया, जहां पे जीडीए द्वारा नक्शा पास भी किया गया है लेकिन नक्शे के हिसाब से निर्माण नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी आंखें बंद कर रखा है उसने। और मामले पर हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव ब्रिजेश कुमार से बात करनी चाही तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अपर सचिव सीपी त्रिपाठी पे बात टाल दी। लेकिन जब हमारी टीम ने जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी से बात करनी चाही तो उन्होंने बड़े ही बेधड़क अंदाज में कहा कि वो अपने सचिव के आदेश को नहीं मानते हैं, जाकर उनसे कह दीजिए। गाजियाबाद में लगातार अवैध निर्माण होता जा रहा है, जिसकी खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने पहले भी दिखाई थी और ऐसे ही एक खबर हम आपको दोबारा दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में मौजूद हूँ और सामने जो आप मकान बनता हुआ देखेंगे ये दरअसल नक्शे के पूरी तरह से विपरीत बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिलीभगत जीडीए और यहाँ के बिल्डरों की मानी जा रही है। यहाँ जिस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है नक्शे में कुछ अलग ही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कुछ अलग निर्माण हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर लिखा गया है यह नक्शा जीडीए द्वारा S+4 पास है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि S+ अगर ये यहाँ पर पास है तो किस मानकों के हिसाब से पास है, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट टाइप का निर्माण हो रहा है जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मैं अगर कोशिश करूँगा तो आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह का निर्माण जीडीए में होना चाहिए, जो जीडीए के गाइडलाइंस है होना चाहिए, वो निर्माण यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपार्टमेंट बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इस तरह के अपार्टमेंट बनाकर जहाँ एक और भारी राजस्व को चूना लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर लोगों की जान पर भी खिलवाड़ किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं जो एनजीटी के जो नियम होते हैं उसके तहत इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको यहाँ पर ढककर रखना होता है, लेकिन ये मटेरियल पूरी तरह से उखड़ा हुआ है जो कि गाजियाबाद में प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में 11/107 में जो निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से नक्शे के विपरीत है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि ये पूरी तरह से नक्शे के द्वारा ही बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं या फिर जिसकी भी जिम्मेदारी यहाँ बनती है वो अधिकारी यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या उनकी नज़रों में ये प्लॉट अभी तक नहीं आया है। अगर एक सूत्रों की माने तो इस प्लॉट के खिलाफ लगातार 3 से 4 आरटीआई भी डाली गई हैं, लेकिन उसका जवाब भी जीडीए ने नहीं दिया है। अपने सहयोगी राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। रंगों के त्योहार होली को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन के साथ साथ रेलवे ने भी कमर कस ली है। हर व्यक्ति रंगों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है, इसलिए रेलवे की त्योहार के दिनों में आरक्षण को लेकर आपाधापी देखने को मिलती है। आगरा मंडल में सर्दियों में बंद की गई कई ट्रेनों को होली के मद्देनजर शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आगरा फोर्ट, लखनऊ, इंटरसिटी, मथुरा, हावड़ा और कई दूसरी ट्रेनें शामिल हैं। ताकि इसके साथ ही कई ट्रेनों में संख्या कोच की बढ़ाई गई है। इस दौरान ट्रेन के साथ साथ कई दूसरी व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई हैं ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो।
होली की तैयारी को देखते हुए रेलवे ने कई बिंदुओं पे अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। स्टेशंस पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी को लगाना, टिकट चेकिंग स्टाफ को लगाना, मथुरा में जैसे मेला होता है तो वहाँ के लिए अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियाँ खोलना, इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से जो ट्रेनें बंद थी उनको भी होली को देखते हुए पुनः स्टार्ट कर दिया गया है, जिनमें से प्रमुख है लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी, आगरा से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन और मथुरा हावड़ा ट्रेन जो है इनको दोबारा से आने वाले दिनों में शुरू कर दिया जा रहा है। होली की तैयारी को देखते तो होली को लेकर रेलवे ने भी पूरी तैयारी की है। और खबर नोएडा से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी और 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 63 पुलिस को एक कामयाबी मिली है और पुलिस ने इमरान नाम के एक आरोपी पर शिकंजा कसा है। और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आगरा ने होली को लेकर यात्रियों को समय से और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग बेड़े की 500 से अधिक बसों को सड़क पर उतारा जा रहा है। साधारण बसों के साथ साथ बेड़े की वातानुकूलित बसों को भी होली को लेकर चलाया जा रहा है। और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल और सेवा प्रबंधक अनुराग यादव ने न्यूज़ 1 इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। यात्रियों को सुविधार्थ अच्छी व्यवस्थाएं परिवहन की गई हैं। हमारे आगरा क्षेत्र में 521 बसें हैं। 521 बसें सभी की सभी मार्ग पर संचालित होंगी। उनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं, 1.25 गुना कम से कम हम फेरे चलाएंगे। बस स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधार्थ पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने बहुत अच्छी एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी हमारे कर्मचारियों, चालक परिचालकों के लिए और कर्मचारियों के लिए दी है। परिवहन निगम की तरफ से होली पे अधिकतम संचालन हो, यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए चालक परिचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 दिनों की एक प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है, जो 3 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक रहेगी। उसमें ये नियत है कि जो उन 10 दिनों में सारे चालक परिचालक जो नियमित ड्यूटी करेंगे 10 दिन तक लगातार, उनको एक मुश्त 4,000 रुपये उनके दैनिक वेतन के से अतिरिक्त 4,000 रुपये दिया जाएगा। और उसमें भी निर्धारित किलोमीटर है कि 3,000 किलोमीटर से अधिक वो इन 10 दिनों में अगर चलते हैं तो जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे उस पर उनके निर्धारित वेतन से 55 पैसे प्रति किलोमीटर और अधिक भुगतान किया जाएगा। ये योजना यात्रियों को लाभ देने के लिए ही परिवहन निगम इसलिए करता है कि समुचित मात्रा में हमारे चालक परिचालक उपस्थित रहेंगे और पूरी में। और खबर संभल से है, जहां मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और खबर है कि एक झोंपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद लाठी डंडे चले। वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। संभल जिले में दबंग कानून को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। मारपीट में 3 महिलाओं के घायल होने की खबर है। मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। कल दिनांक 3 मार्च 2023 को ग्राम सिरसा थाना राजपुरा में एक जमीन के भूखंड को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इनमें से एक पक्ष एससी जाति से है तथा दूसरा पक्ष खागी जाति से है। एससी पक्ष की कुछ महिलाओं को चोटें आई, उनका मेडिकल कराया गया तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में, जिसमें SC/ST एक्ट एवं IPC की धारा सम्मिलित है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है कि इस घटना में आगजनी भी हुई। जांच करने के दौरान पता चला कि जो आक्रामक पक्ष है उसने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु खुद ही अपनी झोपड़ी में आग लगा ली थी तथा आगजनी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। तो देखिए, तस्वीरें कैमरे में कैद हैं और कैसे एक झोंपड़ी में आग लगा दी गई। यहाँ पे विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष होने लगा, एक दूसरे पे वार होने लगा और बताया जा रहा है कि ज़मीन को लेकर विवाद था, जो इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और हापुड़ में झूठी शान के लिए भाई समेत परिजनों ने
बीए की छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गांव के युवक से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद पंचायत ने कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गांव से बाहर जाने का फन सुनाया था। बताया जा रहा है कि युवती ने 2 दिन पहले परिजनों से जान का खतरा बताया था और थाने पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते युवती को जान गंवानी पड़ी। परिजनों ने युवती की हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर जांच कर रही है। मामला थाना हाफिजपुर के गांव रामपुर का है। थोड़ी सी घटना की मुझे पता है कि घर में विवाद था लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग के चक्कर में। अब की घटना का मुझे पता नहीं। अब मुझे भी गांव में सबके पता लगी है सूचना कि भी कोई लड़की रात में मार दी है। इतना ही मुझे जानकारी है, सही तरीके से मुझे नहीं पता। कि रात में दाह संस्कार कर दिया गया है। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है और सब लोगों को पता है ऐसा है। पहले क्या मामला रहा था? वो पहले का तो मुझे तो उतना ही पता है कि उस लड़के से फेसबुक पे फोटो लगाने की वजह से कुछ आपस में दोनों का था। उसके ही विवाद की वजह से शायद ये घटना इन्होंने अंजाम दी है। फोटो किसने लगाया था और किसका लगाया था? लड़के ने इस लड़की का फोटो लगा दिया था 2 महीने पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ था? वो उसमें गांव में 10 लोगों ने बैठकर उस लड़के को समझा दिया कि भाई ऐसा काम ठीक नहीं है। तो वो लड़का गांव से चला गया। 2 महीने से वो गांव में रहता नहीं। थोड़ी सी घटना। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, युवती की बताया जा रहा है उसके ही परिवार के लोगों ने हत्या कर दी, शव को जला दिया। पुलिस अब जांच कर रही है, क्या है पूरा मामला? बताना चाहूंगा, ये बीए की छात्रा थी जो यहीं कॉलेज में पढ़ती थी। उसका अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले भी एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में जो लड़का है, लड़के को गांव से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया था। हालांकि वो लड़का गांव से बाहर चला गया और बाहर ही रह रहा था। अभी बताया ये जा रहा है कि लड़की को आनंद फानंद में परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि इसमें जो है लड़की ने आत्महत्या की है। हालांकि जब गांव के कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला कुछ और ही नजर आया। जो है पुलिस ने जब गहराई से इस मामले में छानबीन की तो लड़की के भाई सहित 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। उसके अलावा 2 भाई सहित 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर जानकारी के लिए। तो प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। और मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी में फायरिंग के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र आईजी ऑफिस पहुंचे। यहां हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद आईजी प्रवीण कुमार ने छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते दिन धारदार हथियार से हमला कर एक छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। हमले में एबीवीपी के पूर्व उपाध्यक्ष हंस के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर सवाल उठे। ये मामला थाना मेडिकल के सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। हमीरपुर जिले की केसरिया डेरा में एक 10 वर्षीय बच्ची ने खेल खेल में बकरी को बांधने वाली रस्सी से फांसी लगा ली और जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो है बच्ची है खेल में जो है उसने जो है अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। केसरिया डेरा निवासी राम खिलावन है। ये लगभग जो है 12 वर्ष की रही होगी। बच्ची की नाम खेल में सीढ़ियों से फिसल गई है, जिसकी वजह से जो है फांसी टाइप की इससे उसकी जो है जान चली।